हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यत्न इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज देखने वाले हैं प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में। प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में वैसे बहुत से लोगों ने सुना हुआ है, बट हमको ये पता नहीं है कि भी प्राइवेट ट्रस्ट होता क्या है, ये बनता क्यों है, क्या मैंने ये बनाना चाहिए, इसका पर्पस क्या होता है। तो ये बहुत सारे सवाल है। इसमें टैक्सेशन कैसे होता है, ये कौन कौन बनाता है, कौन बना सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब हम इस सीरीज़ में देखेंगे। हम प्राइवेट वीडियो के ऊपर एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें 3-4 वीडियो हो सकते हैं। तो हम इस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्राइवेट ट्रस्ट के इस वीडियो के साथ आगे चलते हैं। तो दोस्तों पहला तो है कि भाई प्राइवेट ट्रस्ट होता क्या है। अब वैसे ट्रस्ट तो 2-3 टाइप मतलब अलग अलग होते हैं। एक पब्लिक ट्रस्ट भी होता है, हमने मेनली देखा होगा। चैरिटेबल ट्रस्ट होता है जिसमें हम ATG का डिडक्शन वगैरह लेते हैं, तो वो ट्रस्ट अलग होते हैं। पब्लिक ट्रस्ट बोलो या चैरिटेबल ट्रस्ट बोलो, ये अलग ट्रस्ट होते हैं। हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है प्राइवेट ट्रस्ट। ये प्राइवेट ट्रस्ट जो होता है इसमें पब्लिक एट लार्ज इंटरेस्टेड नहीं होता है, या इसके बेनिफिशरीज जो होते हैं जिनको इसका बेनिफिट होने वाला होता है वो एक छोटा क्राउड होता है, मतलब एक लिमिटेड क्राउड होता है। जैसे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे कोई लिमिटेड पर्पस के लिए हम इसको बना सकते हैं। तो मतलब जब इसमें लार्ज पब्लिक इन्वॉल्व होती है या इनडेफिनेट मतलब जिसमें पब्लिक आइडेंटिफाइड नहीं होती है। आइडेंटिफाइड मतलब एक पर्सन 1 के लिए है, पर्सन A के लिए है, B के लिए है, ऐसा जब आइडेंटिफाइड नहीं होता है तब वो पब्लिक ट्रस्ट होती है। ये पब्लिक एट लार्ज के लिए होती है। बट जहां पे आइडेंटिफाइड और लिमिटेड पब्लिक होती है वहां पर वो प्राइवेट ट्रस्ट बनाते हैं। तो प्राइवेट ट्रस्ट होता क्या है? तो जनरली ट्रस्ट एज एन वर्ड बोलेंगे हम तो एक विश्वास बोलते हैं। ट्रस्ट मतलब विश्वास है। तो मतलब प्राइवेट ट्रस्ट का अगर लिटरल मीनिंग देखें या लीगल मीनिंग देखें तो विच सेज की भी इट इज एन अरेंजमेंट वेयर इन a property of a person is entrusted with a person for the benefit of beneficiaries। मतलब किसी एक की प्रॉपर्टी दूसरा मैनेज कर रहा है तीसरे के बेनिफिट के लिए। तो मतलब एक की प्रॉपर्टी वो अपनी एक प्रॉपर्टी लेकर किसी को हैंडओवर करता है एक ट्रस्ट में, मतलब उसको हम बोलेंगे ट्रस्ट में वो सेटल करता है। और वो ट्रस्ट का सेटलमेंट का पर्पस क्या होता है कि भाई उसमें कुछ बेनिफिशरीज होते हैं, किन्हीं के लिए उनको कुछ करना होता है, तो वो उसमें प्राइवेट ट्रस्ट में उसको सेटल करके उसको यूज करता है। तो मतलब ये हो गया प्राइवेट ट्रस्ट का एक जनरल मीनिंग। तो ये बनता क्यों है? अब जैसे हमने बेसिक में ही समझ लिया कि किसी के बेनिफिट के लिए बनता है, तो इसका पर्पस क्या होता है वो हम देखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ पर्पस होते हैं। तो पहला जो पर्पस होता है वो है सक्सेशन प्लानिंग। अब सक्सेशन प्लानिंग मतलब क्या कि भाई सक्सेशन प्लानिंग मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना स्मूथली। तो ये सक्सेशन प्लानिंग का पार्ट होता है। नहीं तो ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी जिसकी है उसके मरने के बाद में सब लोग झगड़ा करते हैं या वो डिस्प्यूट में चली जाती है। तो ये नहीं हो इसके लिए सक्सेशन प्लानिंग करते हैं लोग। तो ये वन ऑफ द टूल है सक्सेशन प्लानिंग का। तो सक्सेशन प्लानिंग वैसे भी हम डे टू डे में भी बहुत बार करते हैं। हमारे दिमाग में होता है कि भाई हमको ये इसको देना है, वो उसको देना है। तो जैसे हम नॉमिनेशन, ये वैसे नॉमिनेशन इज नॉट द सक्सेशन प्लानिंग इन फैक्ट, बट उसको हम इस तरह से यूज करते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉपर्टी इसको देना है तो उसका नाम एज ए नॉमिनी लगा दिया या उसको एज ए जॉइंट होल्डर ले लिया। तो ये हम कैजुअल वे में मतलब हमको जब पता नहीं है तो उस वे में हम इनडायरेक्टली उसी हिसाब से सोचते हैं कि भाई हम सक्सेशन प्लानिंग के लिए ये कर रहे हैं। बट डायरेक्टली इट इज नॉट सो कि भाई हमने पहले भी एक नॉमिनेशन पे वीडियो बनाया जिसमें हमने बताया कि भाई नॉमिनी इज नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। वो तो बस एक ट्रस्टी जैसा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो प्रॉपर लीगल हेयर है उनको पास ऑन करे। बट हम कैजुअल वे में हम उसको ऐसा करते हैं कि भाई जिसको देना है उसका नाम लगा दिया तो वो उसको चली जाएगी, क्योंकि नोबडी इज ऑब्जेक्टिंग ऑन दैट। किसी को उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कोई लीगली ऑब्जेक्ट करने जाएगा तो नॉमिनी विल नॉट गेट दैट अमाउंट अनलेस एंड अनटिल ही प्रूव्स कि ही इज द लीगल हेयर ऑफ दैट पर्सन। तो इस तरह से ये हम करते हैं। और सक्सेशन प्लानिंग किस तरह से करते हैं हम? HUF फॉर्मेशन से सक्सेशन प्लानिंग होता है। विल राइटिंग से भी, विल जब हम लिखते हैं तो उसका भी पर्पज यही होता है कि भाई प्रॉपर्टी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना। और प्राइवेट ट्रस्ट, तो इस तरह से ये बहुत सारे टूल्स होते हैं सक्सेशन प्लानिंग के, जिसमें वन ऑफ द टूल इज प्राइवेट ट्रस्ट, जिसके थ्रू हम
अपनी प्रॉपर्टी, मतलब जो पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी स्मूथली नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकता है। तो ये वन ऑफ द रीजन हो गया कि भाई ये प्राइवेट ट्रस्ट क्यों बनता है। दूसरा होता है रिंग फेंसिंग। रिंग फेंसिंग मतलब असेट प्रोटेक्शन, कि भाई अगर कुछ हो जाता है, अगर मैं बिजनेसमैन हूं या मुझे लगता है कि मैं मेरे ऊपर कुछ लाइबिलिटी आ सकती है, तो इन दैट केस हाउ टू प्रोटेक्ट द फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स के लिए कोई बिजनेस में लॉस हो गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। बहुत सारे हम बिजनेसमैन देखते हैं कि भाई रातों रात बिजनेस खत्म हो जाता है, उस केस में सारी फैमिली सफर करती है। कोई एक गलत डिसीजन की वजह से या कोई एक गलत चीज के कारण से सारी फैमिली को सफर करना पड़ता है। तो इन दैट केस टू रिंग फेंस, टू प्रोटेक्ट द सम असेट, कि भाई अगर कुछ हो भी जाता है तो एक्स असेट, एक्स प्रॉपर्टी विल बी देयर टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली। तो ये एक पर्पस होता है कि भाई असेट प्रोटेक्शन एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाने का एक वन ऑफ द रीजन होता है कि भाई जिस कारण से मैं करता हूं। फिर अगला पर्पस ये भी हो सकता है कि भाई किसी के घर में कोई बच्चा है जिसको दिख रहा है कि भाई मेरा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो छोटे बच्चे हैं, बाकी कोई है नहीं केयर टेकर, या फिर कोई फिजिकली या मेंटली चैलेंज लोग है घर में कि भाई जिसका आगे कुछ हो नहीं सकता है, उसकी जिम्मेदारी तो मेरी है। तो ऐसे केस में उसके लिए कुछ करके जाना है। अगर मैं रख भी जाऊं तो ये पता नहीं कि भाई ये उस तक पहुंचेगा क्या, उसको जाना है वो बराबर उसके पास जाएगा नहीं जाएगा, उसका कौन आगे ख्याल रखेगा। तो उसके लिए भी होता है। तो मतलब फिजिकली या मेंटली चैलेंज कोई रहेगा, या फिर कोई इनकेपेबल है, कोई अदर रीजन से इनकेपेबल है, या कोई माइनर है। तो ऐसे केस में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जहां पर मैं चाहता हूं कि भाई उनके लिए कुछ करूं, बट जब तक मैं हूं तो मैं तो मेरा पर्पस तो अच्छे से फुलफिल करूंगा ही, बट मेरे बाद क्या। तो वो पर्पस से भी प्राइवेट ट्रस्ट फॉर्म होता है। तो और जनरली मतलब फैमिली इंटरेस्ट जो है सभी, जब अगर प्रॉपर्टी है जॉइंटली, तो जनरली डिस्प्यूट होते हैं कि भाई मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे बाहर निकलना है, मुझे अमुक चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो ये जो डिस्प्यूट होते हैं ये भी अवॉइड करने के लिए बहुत बार बिजनेस ट्रस्ट भी फॉर्म होते हैं। जैसे टाटा है, टाटा के इसमें जैसे रिलायंस और टाटा अगर हम देखें तो रिलायंस में झगड़ा हो गया क्योंकि प्रॉपर्टी वॉज विथ ए सिंगल हैंड, बट टाटा के इसमें ट्रस्ट में तो झगड़ा करने के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। तो इस तरह से टू अवॉइड द डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, इसके लिए भी ये ट्रस्ट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द सक्सेशन प्लानिंग। कोई बिजनेस सक्सेस करना है, हमको बिजनेस का सक्सेशन करना है, तो वहां पर भी प्राइवेट ट्रस्ट काम में आता है। तो ये होते हैं कुछ रीजंस, कुछ पर्पज, और भी कुछ पर्पजेस बन सकते हैं कि भाई जिसके लिए प्राइवेट ट्रस्ट बनती है, पर मेजरली यही रीजन होते हैं जिसके लिए प्राइवेट ट्रस्ट बनाते हैं। फिर अब ये प्राइवेट ट्रस्ट तो समझ गए, इसको गवर्न कौन करता है। तो अगर प्राइवेट ट्रस्ट है तो प्राइवेट ट्रस्ट को इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 ये गवर्न करता है प्राइवेट ट्रस्ट को। ये पब्लिक और चैरिटेबल ट्रस्ट को ये एक्ट नहीं गवर्न करता है, ये सिर्फ प्राइवेट ट्रस्ट को गवर्न करता है। कुछ कुछ एक्सटेंट तक वो उनको भी अप्लीकेबल होंगे, बट फुल्ली और मेनली ये प्राइवेट ट्रस्ट को गवर्न करने के लिए है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। फिर ये वर्क कैसे करता है। अब हमने ट्रस्ट देख लिया, ट्रस्ट क्या होती है, ये जनरली किस पर्पज से बनती है वो भी देख रहे हैं हम। फिर इसके बाद ये वर्क कैसे करती है, ट्रस्ट में होते कौन है, कौन कौन पार्टीज होते हैं, कैसे होता है। तो ट्रस्ट में ये होता है कि भाई एक सेटलर होता है। सेटलर मीन्स प्रॉपर्टी का ओनर होता है जिसका कोई एजेंडा है, जिसका कोई पर्पज है। जैसे हमने देखा कि भाई माइनर के लिए या मेंटली या फिजिकली चैलेंज के लिए मुझे कुछ करना है अपने फैमिली मेंबर के लिए, मतलब मेरा बच्चा ही है समझ लेते हैं, तो उसके लिए मुझे कुछ करना है, तो मुझे करना है मतलब मैं सेटलर हूं, which is who is owning the property। तो मेरे पास में कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मुझे एक्स पर्सन के बेनिफिट के लिए उसको सेटल करना है, तो उसको सेटल करते हैं। सेटलर है जो जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो एक ट्रस्ट बनाता है, प्राइवेट ट्रस्ट, उसमें इस प्रॉपर्टी को पूल करता है, इस प्रॉपर्टी को उसमें डालता है, और वहां पर एक ट्रस्टी को अपॉइंट करता है, एक मैनेजर को अपॉइंट करता है कि भाई यू विल टेक केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, एंड फॉर व्हाट पर्पज ही विल बी टेकिंग केयर, कि भाई उसका काम यही रहेगा कि भाई वो जो बेनिफिशियरी है जिसके लिए मैं बना रहा हूं, उसके बेनिफिट के लिए इसको यूज करना है। देन वी विल पुट द टर्म्स एंड कंडीशन कि भाई अगर मैंने एक्स प्रॉपर्टी उसमें रखी है तो समझो प्रॉपर्टी है मेरी, इमोबल प्रॉपर्टी है, तो वहां पर उसके ऊपर जो रेंटल आएगा वो उसके लिए खर्चा करना है। अगर उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी बेच के भी कर सकता है। ये टर्म्स एंड कंडीशन हम मेंशन करेंगे, तो उसको पूरा गाइडलाइंस देंगे हम। तो मतलब जो सेटलर है, सेटलर का जो इंटेंशन है विच विल बी रिटर्न ऑन द पेपर, और वो इंटेंशन को फुलफिल करेगा ट्रस्टी, और प्रॉपर्टी जाएगी ट्रस्ट में, एंड दैट ट्रस्टी विल फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द ट्रस्ट डीड। तो ट्रस्ट डीड में जैसे जैसे सेटलर ने बताया है वैसे वैसे वो एक्ट करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए वो करेगा। तो इस तरह से अब हमने इसमें देखा कि भाई वर्क कैसे कर रहा है वो,
सेटलर प्रॉपर्टी उठाएगा, ट्रस्ट में रखेगा, उसके ऊपर एक ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। तो पार्टीज कौन कौन हो गए, एक तो सेटलर हो गया जो कि ट्रस्ट क्रिएट करेगा, उसके अंदर प्रॉपर्टी ट्रस्ट बनेगा एक, तो जिसके अंदर प्रॉपर्टी जाएगी, जिसको मैनेज करेगा एक ट्रस्टी रहेगा, और जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है जिसके लिए बनाई गई है वो बेनिफिशियरी होगा। सेटलर हो गया, ट्रस्टी हो गया, ट्रस्ट हो गए और बेनिफिशियरी हो गया। ओवर एंड अबव इट इज ऑप्शनल, ओवर एंड अबव वहां पर एक प्रोटेक्टर भी हो सकता है या एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, जिसको प्रोटेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल सकते हैं कि भाई इन केस हमको लगता है कि भाई सेटलर को किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है या वो कुछ गलत एंगल में भी जा सकता है, बीइंग ह्यूमन कुछ गलत डिसीजन भी हो सकता है, तो उसके ऊपर एक वॉच करने के लिए एक प्रोटेक्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है कि भाई विथ हिज गाइडेंस, मतलब वो कोई भी काम करेगा तो इसका ओपिनियन लेगा, जो प्रोटेक्टर है या एडमिनिस्ट्रेटर है उसका ओपिनियन लेगा कि भाई आई एम डूइंग सो एंड सो, मतलब एक क्रॉस चेक हो जाएगा, एक क्रॉस वॉचिंग हो जाएगा उस पर, बट अल्टीमेट डिसीजन विल बी ऑफ ट्रस्टी ओनली। भले ही प्रोटेक्टर ने बोल दिया कि भाई दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट इन द बेनिफिट ऑफ फॉर द इन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी, स्टिल अल्टीमेट जो डिसीजन रहेगा वो ट्रस्टी का ही रहेगा, बट एक वॉच रहेगा उसको भी somebody is watching him, somebody is क्रॉस चेकिंग हिज डिसीजंस और ओपिनियंस। तो ऐसे केस में ये प्रोटेक्टर भी अपॉइंट हो सकता है। तो ये हो गए ट्रस्ट के अंदर के पार्टीज कौन कौन होती है और ये कैसे वर्क करता है। फिर आता है कि भाई इसमें कैसे, मतलब अब ट्रस्ट बनाना है तो मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन कौन कौन से लग सकते हैं लीगल एंगल से, लीगल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हमको पहले तो ट्रस्ट डीड बनाना पड़ेगा। अब ट्रस्ट डीड जब बनता है तो वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। बीइंग एज नेम सजेस्ट कि भाई क्योंकि ये प्राइवेट ट्रस्ट है तो ये प्राइवेटली ज्यादातर करके अनरजिस्टर्ड ही होते हैं, अनरजिस्टर्ड होते हैं, अनलेस एंड अनटिल द प्रॉपर्टी विच इज गेटिंग सेटल्ड इन टू द ट्रस्ट, जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में जा रही है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है बाय लॉ कि भाई वो ट्रस्ट रजिस्टर होनी चाहिए अगर मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रस्ट में रखता हूं तो। अदरवाइज देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई नॉर्मल मूवेबल प्रॉपर्टी उसमें है तो उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो अनरजिस्टर रह सकती है। और ज्यादातर क्योंकि ये प्राइवेट है तो पब्लिकली मुझे कोई बताना नहीं है किसी को कि भाई मैंने क्या क्या कैसे कैसे लिख के रखा है, तो वो जनरली प्राइवेट मतलब अनरजिस्टर्ड होती है। फिर आता है कि भाई उसमें अब हमने देखा कि भाई ट्रस्ट है, सेटलर है और बेनिफिशियरी है, ट्रस्टी है, तो अब हमको उसमें प्रॉपर्टी डालना है, प्रॉपर्टी रखना है उसमें। तो प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो वो अब हम देखेंगे कि भाई द प्रॉपर्टीज विच कैन बी सेटल्ड इन द ट्रस्ट, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है या ऐसा कुछ है जो नहीं हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज में जनरली एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी सेटल, जनरली कुछ कुछ एक्सेप्शन छोड़ देते हैं हम। तो उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में मेरे पास लैंड है, मेरे पास बिल्डिंग है, मे बी रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, प्लॉट है, कुछ भी हो वो ट्रस्ट में जा सकता है। अगर मैं चाहता हूं तो वो ट्रस्ट में सेटल हो सकता है। तो एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी सेटल्ड इनटू ट्रस्ट। फिर क्या मेरे शेयर्स म्यूचुअल फंड डिमैट अकाउंट वगैरह हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। मेरे शेयर्स भी ट्रस्ट में सेटल हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, कोई डिबेंचर्स हो सकते हैं, एफडीज हो सकते हैं, बैंक एफडीज हो सकते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है वो भी ट्रस्ट में सेटल हो सकते हैं। फिर मेरे पास में बैंक में कुछ बैलेंस है, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की नहीं, बैंक बैलेंस है मेरे पास सेविंग का, तो क्या मैं उसमें उसको सेटल कर सकता हूं? तो हाँ डेफिनेटली मेरे पास में बैंक बैलेंस जो है वो भी वहां पे सेटल हो ही सकता है। एफडी बोलो या डायरेक्ट बैंक बैलेंस बोलो तो वो वहां पर मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, सेटल कर सकता हूं ट्रस्ट में। फिर क्या मैं गोल्ड, ज्वेलरी, विलियंस, डायमंड्स वगैरह ये रख सकता हूं? तो हाँ डेफिनेटली बीइंग प्रॉपर्टी वो भी वहां पर सेटल हो सकती है। तो मतलब इन ऑल मैं कोई भी प्रॉपर्टी हो जनरली लीगली अगर वो प्रॉपर्टी है, लॉफुली अगर वो प्रॉपर्टी है, लीगली उसमें कोई पॉइंट ये नहीं है कि भाई कोई स्पेसिफिक लॉ उसको कोई बैन नहीं करता है, तो जनरली हम ओवरऑल कोई भी प्रॉपर्टी उसमें सेटल कर सकते हैं। जनरली प्रॉपर्टी सेटल होती कौन सी है? एक तो होती है शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बैंक बैलेंस या फिर एफडी वगैरह होते हैं, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टीज होते हैं जनरली। तो हम करने को तो बहुत कुछ उसमें सेटल कर ही सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस भी सेटल हो सकता है। तो मतलब मैं ये भी कर सकता हूं कि मेरा पूरा बिजनेस भी उसी में चले, बट जनरली वो टैक्स इफिशिएंट नहीं होता है, तो इस वजह से ज्यादातर लोग बिजनेस उसमें सेटल कम करते हैं। बट बाकी बिजनेस भी उसमें जा सकता है कि भाई ये बिजनेस ही ट्रस्ट चलाएगा और जो बेनिफिशियरीज रहेगा उनको उसके ऊपर का डिविडेंड मिल जाए या जो भी मिलना है उसके ऊपर, जिस भी फॉर्म में हम वहां पे बिजनेस कर रहे हैं तो वो उनको
उसका प्रॉफिट ही मिले, उनको उनके उनके काम के हिसाब से उनको एम्प्लॉयमेंट का जॉब मतलब सैलरी वगैरह मिले। तो इस तरह से वो बिजनेस भी हो सकता है, बट हमारा वो टॉपिक है नहीं, हम उसके ऊपर जाने वाले नहीं है। हमारा देखना है कि भाई ये प्राइवेट ट्रस्ट बीइंग एंड नॉर्मल इंडिविजुअल जो नॉन बिजनेसमैन है उसको वो किस वे में काम में आ सकता है। तो हमने यहां पर आज के इस वीडियो में ये देखा कि भाई प्राइवेट ट्रस्ट क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है, फिर इसको गवर्निंग लॉ कौन सा लॉ इसको गवर्न करता है, फिर ये वर्क कैसे करता है, इसमें पार्टीज कौन कौन होती हैं, फिर इसमें रजिस्ट्रेशन कौन कौन से लगते हैं, और इसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी सेटल हो सकती है। अब आगे हम इसके और भी एस्पेक्ट देखने वाले हैं। अब इसका टैक्सेशन एस्पेक्ट देखने वाले हैं। इसके अंदर में जब हम ट्रस्ट डीड बनाएं तो उसके अंदर में हमको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी होती हैं, फिर इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जितना मैं स्ट्रेट बोल रहा हूँ क्या उतना ही स्ट्रेट है या हमको उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी है, मतलब उसके डिसएडवांटेज भी देखने हमको उस समय में क्या क्या प्रिकॉशन, मतलब एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर बाय टेकिंग सम प्रिकॉशंस। तो फिर हम इस पे क्यों जाना चाहिए, हम विल क्यों नहीं करें, हम एचयूएफ क्यों नहीं करें, तो बाकी भी तो सक्सेशन ऑप्शन हैं, तो फिर हमें प्राइवेट ट्रस्ट क्यों करें। तो ये सारे सवाल जो है हम आगे आगे जैसे जैसे वीडियो में जाएंगे वैसे वैसे हम ये इनको क्लियर करेंगे। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।